सिंध में कुछ सियासी चेंजेस देखी गई। कामरान टिसोरी को हटाकर निहाल हाशमी जो है सिंध के नए गवर्नर बन गए हैं। क्या वजूहत हैं इसके पीछे, क्या माजरा है, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी जुबैर साहब, इस चेंज को आप कैसा देख रहे हैं? कामरान टिसोरी की जगह निहाल हाशमी का आना, और कहा जा रहा है शायद एमक्यूएम को एतमाद में भी नहीं लिया गया। हाउ डू यू सी दैट? जाहिर है मेरी कामरान टिसोरी साहब से भी बात हुई थी जिस दिन वो उनको फायर किया गया था। अच्छा। और ये अनफॉर्चुनेट है कि वो मतलब अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ही हैज बीन सैक्ड। तो वो अच्छा कोई मैसेज नहीं कन्वे करते हैं कि 3.5 साल एक गवर्नर रहा है और वो इस एडमिनिस्ट्रेशन और इस प्राइम मिनिस्टर और इस हुकूमत के आने के बाद जाहिर 2 साल हो चुके हैं वो रहे हैं। जी। और सडनली आप पता चलता है कि जी वो उनको इत्मीनान में नहीं दिया। खबर उनको टीवी के थ्रू मिलती है कि जी ये उनके बकौल। और जो चैनल फिर बाद में आया भी, खालिद मकबूल सदीकी हुकूमत का वजाहती बयान भी आया कि एक मीटिंग हुई थी 1 दिन पहले शायद, जिसमें खालिद मकबूल सदीकी को बुलाया था, बट वो वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। इवन देन मेरा ख्याल बताया जा सकता था। चेंज तो मेरा ख्याल मैं सर आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। आप ये कह रहे हैं, अगर मैं ठीक समझा हूँ, सुनने वाले भी, कि कमरान साहब जो टिसोरी साहब, तो इनको अपनी मतलब रिमूवल का पता जो है, या बरतरफी अगर कहें या ना कहें, इनको टीवी की खबरों से पता चला है कि ही हैज बीन रिमूव्ड। जी बिल्कुल। उनके बकौल उस दिन सुबह को उनकी फैमिली जो थी उसी दिन सुबह को उम्रे के लिए जा रही थी, इन्होंने भी जाना था, बट उनके बकौल के चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्टेरिटी वो कुछ प्रोग्राम अनाउंस किया था जिसके तहत ट्रैवल जो था बाहर जाने का मना कर दिया गया था अनलेस, तो वो इसलिए नहीं गए थे। बट हैड ही नोन के उनको निकाला जा रहा, तो जाहिर है वो चले जाते। उसके बाद वो दूसरे दिन चले भी गए उम्रा करने के लिए जी। और तो चेंज तो मेरा ख्याल है चेंज जो टिसोरी साहब के देखें, मेरे नजदीक टिसोरी साहब जब बने थे गवर्नर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे भी रिजर्वेशंस थी कि मतलब बैकग्राउंड क्या है, कैसे हैं, जो भी उनके बारे में कुछ खबरें मैं मिल चुका था उनसे काफी दफा। फारूक सत्तार के साथ होते थे और पीएमएलएन की जब भी मीटिंग होती थी साद रफीक हैंडल करते थे सिंध को, तो अयाज सादिक तो मैं होता था उस वक्त उनसे, बट ऐसे कोई नोटिस नहीं करता था बंदा। बट आई थिंक उस पे उन्होंने काफी चीजें पॉजिटिव कंट्रीब्यूट की। और अगर आप उस तनाज़ुर से देखें तो अफसोस की बात है, देखिए वो बातें कर रहे थे जो उनको कहा जाता था कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, और बिल्कुल वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं था, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सिंध नहीं थे। लेकिन जब वो निशानदेही कर रहे थे, एक गवर्नर के पास एक ऐसी आवाज होती है जो पूरे पाकिस्तान में पहुंच सकती है, खासतौर पर कराची या सिंध के अवाम के लिए। जो अगर गटर में बच्चा गिर रहा है और वो वहां पहुंच जाते थे और आवाज बुलंद करते थे और सिंध की हुकूमत की क्लास लेते थे, तो मेरा ख्याल है कराची के अवाम के लिए तो वो बहुत अच्छी बात थी। या जिस तरह अभी गुल प्लाजा में आग लगी थी, जी वो कहते हैं कि मुझे इसीलिए निशाना बनाया गया जी। अब वो अगर मुझे नहीं पता वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करने की जानबूझ के कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे दबाव तो था। लेकिन ना एक हुकूमत होती है और नाअहल हुकूमत हो, उस पर कहीं ना कहीं से तो दबाव आना चाहिए ना। अब जुबैर साहब मुझे ये बताइएगा, आप तो जो रीजंस बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो जो है वो दबाव डाल रहे थे, लेकिन एक तासुर तो ये भी है ना कि इट वाज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि ये तो होना ही है, क्योंकि मैं सुन रही थी अभी रिसेंटली भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये तो तय था 2024 के बाद कि जो बलूचिस्तान और सिंध है उसमें पीएमएलएन का गवर्नर होंगे और केपी और पंजाब में पीपीपी जो है वो नामजद करेगी। तो ये तय था, और वैसे भी कामरान साहब तो उससे पहले से 2022 से जो है वो लगे हुए हैं, तो ये तो इवेंचुअली होना ही था, और इसीलिए शायद इतना सरप्राइज भी नहीं था। और एज सच कोई मुखालफत या कोई शिकायत या कोई प्रोटेस्ट एमक्यूएम की तरफ से भी खास नजर नहीं आया है। एक तो अगर ये तय था तो व्हाट डज इट से ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के उसको 2 साल लगते हैं गवर्नर के नोटिफिकेशन निकालने के लिए या नए गवर्नर लगाने के लिए, तो वो कोई अच्छा शगुन तो है नहीं। जब 2 साल के बाद कोई निकाला जाएगा तो फिर सवाल उठेंगे ना। अगर ये मार्च अप्रैल में 2024 में फरवरी के इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत बनी थी उस वक्त होता तो बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल होता कि जी ठीक है ये तो चेंज हो गया। लेकिन द फैक्ट कि वो 2 साल तक थे और उसके बाद निकाले गए, तो उसकी फिर बहुत सी दूसरी वजूहात भी होती हैं। लेकिन एक चीज जो मैं कह रहा था ना कि देखें उनमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मैं समझता हूँ लैक करती थी अंडरस्टैंडिंग
कि गवर्नर का रोल क्या है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो आवाज उठा रहे थे और सही बातों पर आवाज उठा रहे थे, कराची की जो हालत है, कराची तो टूटा फूटा है, रोडें उसकी तबाहकुन है, पानी नहीं मिलता, आज भी पानी नहीं मिलता। मतलब मैं खुद उसका विटनेस हूँ कि हमें मतलब तरले करने पड़ते हैं। मुझे मैं पर्सनली आई एम टेलिंग यू ऑन एयर कि एक टैंकर मंगवाने के लिए हमें कितनी मुश्किल और एट अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव रेट 15,000, 16,000, 17,000 रुपए में आपको टैंकर मिलता है और उसके लिए भी आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो अगर वो आवाज उठा रहे थे इस किस्म की, तो मेरे लिए तो वो एक अच्छी चीज है। अब निहाल हाशमी को लाके अगर उस आवाज को दबाना है तो कराची के अवाम को कोई फायदा तो नहीं होगा। सर, आपने निहाल हाशमी साहब की बात की, साहब जरा आपकी पार्टी में भी रहे, आपने इकट्ठे काम भी किया, आप उनको जानते भी हैं, आप उनके चॉइस को कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं और वो भी अगर सेपरेट। एक तो निहाल हाशमी जितना, अगर मैं पहले भी कहता था कि अगर आइडियोलॉजिकल वर्कर को देखना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, तो निहाल हाशमी की शक्ल में आपको नजर आएगा। सो कमिटेड टू द पार्टीज और आइडियोलॉजी एंड टू द लीडरशिप कि उनके ऊपर बुरा वक्त भी आया पार्टी की तरफ से, उनको पार्टी की मेंबरशिप, बेसिक मेंबरशिप खत्म कर दी गई। He was forced to resign as a senator because he fell out with the party leadership at that point in time. लेकिन उन्होंने एक लम्हे के लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं की। मैंने खुद बहुत मेहनत, आपको मैं बताऊं कि वो शायद माने या ना माने, लेकिन उनको पता है, पूरी पार्टी को पता है कि मैंने चाहे एहसन इकबाल एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी या मरियम नवाज या दूसरे लोगों से सिफारिश बहुत दफा करवाई कि जी इनको वापस इनकी मेंबरशिप रिस्टोर कर दे, लेकिन कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था, बात नहीं करने के लिए तैयार था। ये मैं आज से 2-3 साल 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बट ही फोर्स हिमसेल्फ, उन्होंने बावजूद इसके कि पार्टी ने तो अब क्या वजह, आपने जो बैकग्राउंड बताया, हमें भी अंदाजा था नवाज शरीफ साहब की, हम वीडियो देख रहे थे, वो तो इनसे सलाम नहीं कर रहे थे, करीब नहीं आने दे रहे थे, लंदन भी गए हैं, बहुत सारे दोस्तों से भी सिफारिशें करें जैसे आप बता रहे हैं। अब ऑल ऑफ सडन इतनी मेहरबानी जो है निहाल हाशमी साहब पे कैसे होगी, ये नवाज लीग की या नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की? लेकिन मेरा ख्याल है ये कई दफा होता है ना, किसी की लकी होती है और उसमें उनका वो लकी नंबर आ गया। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब 2022 में फेडरल गवर्नमेंट ज्वाइन किए, उन्होंने 2022 अप्रैल में जब पीडीएम की हुकूमत आई है, तो ही वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंध पीएमएलएन, मिफ्ता इस्माइल, और उन्होंने उससे रिजाइन कर दिया था टू फोकस ऑन हिज मिनिस्ट्री। उसके बाद से लेके आज तक जनरल सेक्रेटरी पीएमएलएन नहीं अपॉइंट हुआ। टिपिकली होता ये एज अ बैलेंसिंग एक्ट कि प्रेसिडेंट जो होता है पीएमएलएन सिंध का, वो सिंधी स्पीकिंग होता है और जो जनरल सेक्रेटरी होता है उर्दू स्पीकिंग होता है। तो बहुत दफा मैंने भी ये सिफारिश की थी कि जी आप निहाल हाशमी को बना दे, तो निहाल हाशमी को नापसंदीदा शख्सियत समझा जाता था। फिर वो आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत दफा ऐसे स्टेटमेंट्स दी, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, और बहुत सी ऐसी बातें की जिससे लीडरशिप थॉट, खासतौर पर शहबाज शरीफ खास तौर पर, वो तो बहुत ही ज्यादा इसको नापसंद करते थे कि जी इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं और पार्टी के लिए मुश्किल। और आज उन्हीं शहबाज शरीफ साहब ने उनका नाम रिकमेंड करके सदर जरदारी साहब को भेजा। सो आई वांटेड टू नो चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ है अचानक इतने सारे बैड ब्लड के बाद? सर, क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश थी? क्योंकि आप जानते हैं, बेहतर जानते हो, क्या गवर्नर लगने में इस तरह के सेंसिटिव प्रोविंस में कोई उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी होता है, कोई वहां से सिफारिश भी होती है, उनकी क्लियरेंस स्क्रूटनी भी होती है, या प्राइम मिनिस्टर सदर खुद कर सकते हैं आज के हालात में? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिंध के गवर्नर के अपॉइंटमेंट में, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि उनको भी एक पीपल्स पार्टी के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट रखना होता है कि जी ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी ऑल इन ऑल हो जाए और उनको रोकने के लिए कोई भी ना मौजूद हो। तो एस्टैब्लिशमेंट की तो जाहिर है आशीर्वाद चाहिए होती है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें शहबाज शरीफ का फैसला होगा, इसमें नवाज शरीफ का फैसला ज्यादा होगा, क्योंकि शुरू से वो नवाज शरीफ के करीब थे। शहबाज शरीफ को इतना उनको पसंद करते नहीं थे, जो ये उनके टाइप के नहीं है। और ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि पीएमएलएन ने जब फाइनली दे वर फोर्स्ड टू अपॉइंट समवन फ्रॉम पीएमएलएन, तो उन्होंने जब देखा कि उर्दू स्पीकिंग कौन है जिसको हम अपॉइंट कर सकते हैं,
क्योंकि वो जो सिंध के लेवल पर बैलेंसिंग एक्ट होता है कि सिंध स्पीकिंग चीफ मिनिस्टर होता है, उर्दू स्पीकिंग गवर्नर होता है, तो उधर मेरा ख्याल है उनको पीएमएलएन के पास चॉइस क्या थी। अच्छा सर, आप क्योंकि खुद भी गवर्नर रहे हैं वहां पे सिंध के, ये गवर्नर का ओहदा एक और साइड पे अगर बात करें, इसकी आप समझते हैं बाकी ज़रूरत है? सरमोनियस सा है, कॉन्वोकेशन होते हैं, डिग्रियां तकसीम करनी है, या कोई आपने कोई साल में एक आध दिन कोई अफ्तारी बुला ली, कोई यार दोस्त आ गए, कोई चाय पानी पी लिया, पार्टी के वर्कर आ गए, या कोई छोटी मोटी उन्होंने सेशन बुला लिया असेंबली का, या कोई भाई फेडरेशन के नुमाइंदे हैं? आप समझते हैं कि इतना बड़ा गवर्नर हाउस मेंटेन करना, उसके अखराजात रखना, फिर गवर्नर साहब, उनकी टीम और ये सारे कुछ इस मुल्क के खर्चे जो हम देखते हुए, अब वाकई इसकी जरूरत समझते हैं? मुझे गवर्नर बनाया था तो 2-3 चीजें बड़ी अहम थी गवर्नर के रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि कराची देखें फाइनेंशियल हब है, और जो भी मल्टीनेशनल्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कराची में हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ है, कॉटन एक्सचेंज यहाँ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ है, सारी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ हैं। सो जो पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो प्राइमरीली कराची में होती है। सो गवर्नर हाउस का एक रोल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, एज अ बिजनेस पर्सन होना बहुत लाजमी जुज़ है, क्योंकि अगर आप गवर्नर लगा ही रहे हैं तो उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड होना चाहिए कि ही शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द बिजनेस कम्युनिटी, और वो एक बिजनेस रोल गवर्नर का, जब मुझे तो खास तौर पर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि उनको हर रोज जो सुबह 7 बजे की फ्लाइट पर इस्लामाबाद जाना पड़ता है, उसके बजाय वो गवर्नर से मिले, एंड गवर्नर हैज इजी एंड बेटर एक्सेस टू फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड प्लानिंग मिनिस्टर, जो भी, और समझ अगर पूछ हो तो बहुत सी चीजें उधर ही रिजॉल्व हो सकती हैं। एक तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा, उस वक्त आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इससे ज्यादा खराब था, कराची में ऑपरेशन हो रहा था, सो एज रिप्रेजेंटेटिव, और कराची में ऑपरेशन हो रहा है तो ज़ाहिर है फौज कर रही है, रेंजर्स कर रही है, पुलिस कर रही है, और फेडरल गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर आपको पता है चौधरी निसार थे। सो मैं पहले गवर्नर बनने से पहले एक कमेटी थी, 3 मेंबर कमेटी, जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, सो समवन कमिंग फ्रॉम कराची, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमेटी शुरू से। सो एक वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल था। फिर उसके अलावा एक बड़ा इम्पोर्टेंट था कि गवर्नर यूज्ड टू बी द चांसलर ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज एंड पैट्रन ऑफ ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। वो सब्सिक्वेंटली खत्म कर दिया गया। सो अब तो ना रोल है चांसलर का पढ़ाई लिखाई। सर, इसके साथ कितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अटैच हैं? तनख्वाह कितनी है, गाड़ियां कितनी है, किचन का खर्चा कितना है, और सैलरी, पेंशन, ये कोई जी इसका थोड़ा सा बताएंगे आप, क्योंकि रहे हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस उठते रहते हैं कि अच्छा खासा बजट है सर इसका गवर्नर हाउस का। अच्छा खासा है। तो मैं जो आपका एक जो बेसिक क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, मैंने एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जब मैं गवर्नर बन गया था तो मैंने उनको एक बड़ा तफसीली लेटर लिखा था कि एक तो मैंने कहा था ये ब्रिटिश राज के जमाने का जो मिलिट्री सेक्रेटरी और एडीसी वगैरह का कॉन्सेप्ट है, वाई भाई काम तो उसने सिविलियन करना है ना। तो वो अगर उधर उसके पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, उसके अलावा जो भी स्टाफ की जरूरत होगी, मतलब अकाउंट्स इंचार्ज इज मिलिट्री सेक्रेटरी। अब आप खुद बताए ना कि सेंस बनता है, बट वो पॉम्प एंड शो और पीछे खड़े हुए हों उसकी वजह से और कोई रीजन नहीं। तो एक तो मैंने वो रेकमेंड किया था कि इसको सिर्फ एक तो प्रेसिडेंट ममनून हुसैन थे उस वक्त, उन्होंने गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सारे गवर्नर्स को ये डिस्कस करने के लिए इन डिटेल, और मैंने कहा था ये इसको ड्रास्टिकली मतलब डिसमेंटल किया जाए सारे सिस्टम को, और गवर्नर अगर आपने रखना है और ये चांसलर है, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बैलेंस रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक रीजनेबल तरीके से, मतलब गवर्नर हाउसेस वही हैं जो थोड़े छोड़ के गए थे। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली अनरीजनेबल। फिर उसको मेंटेन करने के लिए अब आपके पास इतना लोन है कि आपको 30 तो सिर्फ माली चाहिए। मतलब इज इट फेयर कि 30 माली चाहिए होने चाहिए एक किसी एक शख्स के ऊपर? और इसी तरह से फिर इतना बड़ा जब गवर्नर हाउस है तो उसकी मेंटेनेंस, उसका ये सारा जो वो है, एवरीथिंग इज फ्री, मतलब खाना पीना इज फ्री फॉर द गवर्नर एंड हिज फैमिली, बिजली ऑब्वियसली इज फ्री, पेट्रोल, कारें, सब कुछ फ्री है, नौकर चाकर। लेकिन तनख्वाह उस वक्त जो थी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक भी किया था इमरान इस्माइल साहब से भी, तो उस वक्त भी 80,000 थी, और जब इमरान इस्माइल साहब थे तो उस वक्त भी 80,000 थी। पेंशन जो है
मुझे नहीं मिलती, मैंने कभी रिक्वेस्ट ही नहीं की थी। लेकिन पेंशन आई अंडरस्टैंड के जो उस वक्त जब 80,000 तनख्वाह थी तो पेंशन 60,000 या 64,000 थी, और एक स्टेनो मिलता है और एक ड्राइवर मिलता है। मेरे पास तो वो भी नहीं है क्योंकि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया।